नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, जो कि भारतीय संविधान का भाग 5 देख रहे थे, जो बहुत ही बड़ा, ये मानो सबसे बड़ा भाग है, जो कि हमने अपनी पिछली 4 क्लासों के अंदर, 4 वीडियो के अंदर हमने भारतीय संविधान के भाग 5 के 4 अध्याय पढ़ लिए थे। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे अध्याय 5 की, जो कि भाग 5 संघ सरकार द यूनियन, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक कुल 100 अनुच्छेद है ना भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग, उसे 5 ही अध्यायों में बांटा गया है। तो हमने 4 अध्याय तो कंप्लीट कर लिए, आज उसी क्रम में 5वां देखेंगे और ये मानो भाग 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा साथियों, जो कि संघ सरकार अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो मैं बार बार कह रहा हूं। इन 5 वीडियो, इन 5 क्लासों को अच्छी तरीके से देख करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी भविष्य में आपके ये बहुत काम आएंगे, जो कि हमने क्रम से, शब्द से अनुच्छेद देखे हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ऐसे क्वेश्चन बने कि शब्द से या क्रम से अनुच्छेदों की शब्दावली पूछे, तो उस समय ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा ना समझ में? भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जो हमने भारत का संविधान, भारतीय संविधान के भाग शुरू कर रखे हैं, जो कि आज हम भाग 5 को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में भाग 6, इसी प्रकार हम कंप्लीट 22 भाग करेंगे। ध्यान दो साथियों, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? बता दो ना मेरे साथियों। हाँ, चलो तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट अपनी, जो कि ध्यान दो, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि उसका भाग कौन सा? 5वां। ध्यान दो, भाग 5, जिसका नाम है संघ द यूनियन। क्या नाम है इसका? संघ द यूनियन नाम है इसका, जिसके अध्याय हमने 4 कंप्लीट कर लिए। आज उसी क्रम में अध्याय 5 देखेंगे। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है अध्याय 5, जो कि हम कहेंगे सरकार के अंगों से संबंधित तो नहीं है, लेकिन भाग 5 में भी इसको रखा गया है, जिसका नाम है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ध्यान दो साथियों, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम है इसका, जो कि हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर नहीं है यहां पे, ध्यान दो, कंट्रोलर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कैग, जिसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? कैग नाम से जानते। CAG, कैग। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है। आप सोचोगे ये कैग, कौवा, कागला क्या होता है कैग? तो ध्यान देना, कैग का मतलब है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नाम सुना होगा। कौन है वर्तमान में भारत के कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक? बता दो साथियों, वर्तमान में कौन है? लिखो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, बता दो कौन से नंबर के हैं और कब बने हैं, क्या नाम है वर्तमान में भारत के कैग का? कैग के पद पर कौन व्यक्ति है? बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं करंट अफेयर के बतौर भी। ध्यान दो। तो साथियों अच्छी तरीके से सुनना,
वर्तमान में भारत के कैग है कौन? जो कि जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 8 अगस्त 2020 को ही बने हाल ही में, और 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के हैं जीसी मुर्मू, जो कि ये कैग बनने से पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रहकर आए थे, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जीसी मुर्मू। ऐसे क्वेश्चन भी तो आजकल पूछे जाते हैं कि इससे पहले वो किस पद पे थे, कहां पे थे, तो ऐसी बातों पे ध्यान दो साथियों, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रण नहीं है, यहां नियंत्रक है, ध्यान दो। इसी प्रकार की शब्दावली है संविधान के अंदर, शब्द से क्रम से हम देख रही हैं। और ध्यान देना, जो कि अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक कुल कितने 4 अनुच्छेदों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था कर रखी है भारतीय संविधान में। कुल कितने 4 अनुच्छेद। अगर एक पूछे पार्टिकुलर कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा ये कौन से अनुच्छेद में, तब 148 कर देना। अगर युग्म दे रखा है, ध्यान देना, तो उस समय 148 से 151 करना है। और आज हम उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रही हैं, शब्द से क्रम से भारतीय राज्य व्यवस्था। क्यों साथियों, आ रही बात समझ में? और आज तो वो शिकायत भी नहीं होगी सर छोटे हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहे, जो मैं बार बार कहता हूं कि छोटे लिखे जाते हैं लेकिन होते अति महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बार इस वीडियो को देखने के लिए आप अपने मोबाइल की वीडियो देखने की क्वालिटी जो होती है ना उसको बढ़ा लिया करो, तब एकदम स्पष्ट दिखेगा। ये मत सोचना कि नहीं हमारा नेट ज्यादा लगेगा, एक बार तो कर ही सकते हो। जो ऊपर आपके यहां पर वीडियो में 3 डॉट नजर आते हैं ना, उन पे क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी नजर आएगी, उस क्वालिटी को बढ़ा लेना जिससे आपको स्पष्ट दिखेगा। लेकिन आज तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, आज तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है ना, आज तो शब्द बड़े नजर आ रही है ना, खुश होना, बता दो साथियों। और आज हमारा भाग 5 कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक हमने कंप्लीट अनुच्छेद देखे क्रम से, शब्द से। और वैसे हमने 1 से लेकर के ये मानो 151 तक देख लिए, लगभग 150। देखो साथियों, गौर करो अपनी नोटबुक में कि 150 अनुच्छेद हमने लिख लिए, इतने तैयार कर लिए। ऐसे करते करते एक दिन वो भी आ जाएगा कि 395 अनुच्छेद आपकी नोटबुक में होंगे और उसमें से अति महत्वपूर्ण है, उन्हें तैयार कर लेना, ठीक है ना साथियों। आ गई बात समझ में? तो आज हम भाग 5 के अध्याय 5 की बात कर रही हैं, जिसका नाम हमने देखा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या कहोगे? कंट्रोलर। कंट्रोलर नहीं, ध्यान रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कैग शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं। और अनुच्छेद 148 से 151 तक। अब देखो आगे ये 4 अनुच्छेद, इसकी शब्दावली, शीर्षक या टाइटल कह दो, ठीक है ना। हाँ देखो, सेल नंबर 1 में देखोगे अनुच्छेद 148 महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों।
अनुच्छेद 148 148, ठीक है ना, 148, जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये टाइटल है इसका। तभी तो कहा था मैंने, अगर एक अनुच्छेद आए तो 148 कर देना पेपर में। हाँ, तो ध्यान देना, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था कर रखी है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, वारंट जारी होगा। नोट कर लेना, राष्ट्रपति वारंट जारी करेगा, ये बात इसी में है। और इसके अंदर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 6 भाग बना रखी हैं एक प्रकार से। 148 के अंदर कितनी जगह, 6 जगह बातें लिखी हुई है। नोट कर लेना साथियों, लगभग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख इसी के अंदर है, जहां पर नियुक्ति भी दी हुई है, हटाने का प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी विधि से हटाया जाएगा। उसके बाद में वेतन भत्ते का उल्लेख है, उसके बाद में शपथ का उल्लेख है, उसके बाद में रिटायर होने के बाद में भारत राज्य क्षेत्र में सरकारी पदों पे काम नहीं करेगा, यह भी इसी के अंदर उल्लेख दिया हुआ है। तो कहने का लगभग प्रावधान इसी में है। अब ध्यान से सुनना, एक तो याद रखना इसकी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, योग्यता रहता ही। दूसरा ध्यान देना, इसके जो आप देखोगे कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। कार्यकाल सामान्यतः तो हम कहते कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वो कार्यकाल होता है, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नहीं लिखा है। त्यागपत्र किसको देगा इसका भी उल्लेख नहीं है। तीनों नोट कर लेना, योग्यता, कार्यकाल और त्यागपत्र। जो हम पदाधिकारी पढ़ते हैं ना उसमें ये बातें देखते भी हैं। मैंने कहा ना, भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई पदाधिकारी पढ़ो तो उसके ऐसे पॉइंट बना करके पढ़ना कि नियुक्ति है, योग्यता है, शपथ है, कार्यकाल है, उसके बाद वेतन भत्ता है, उसके बाद में हटाना है, उसके बाद में त्यागपत्र और उसके बाद में शक्तियां व कार्य। इसके ऊपर भी मैंने एक क्लास बना रखी है पहले से ही। 4 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के अंदर इसको मैंने बताया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को विस्तार से आप देख सकते हो साथियों। और इसी वीडियो के अंदर अंत में मैं आपको अति महत्वपूर्ण नोट्स भी दूंगा। कहने का मतलब नोट्स भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके द्वारा भी इस पद को आप तैयार कर सकते हो। अति महत्वपूर्ण नोट्स होंगे, उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बहुत बार इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, चाहे सिलेबस में नाम ना हो, क्योंकि ये नाम आपको बहुत कम सिलेबसों में मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत बार इसका क्वेश्चन कंपटीशनों में आया हुआ है। गौर करो साथियों, ठीक है ना। तो यहां पर एक तो बात ध्यान रखना, योग्यता, कार्यकाल और त्यागपत्र का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हां, नियुक्ति का है, राष्ट्रपति करेगा और अधिपत्र द्वारा वारंट जारी करके करेगा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, जो कि मैंने पहले भी कहा है साथियों। ध्यान देना, यहां पर आप नोट करके लिख भी लेना। राज्य के राज्यपालों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट जारी करके, अधिपत्र जारी करके करता है। ये नोट करके लिख लेना। राज्य के राज्यपाल,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्टों के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वारंट जारी करके, अधिपत्र जारी करके ही नियुक्ति करता है। आगे ना बात समझ में? तो वही बात इसमें, और सबसे पहली लाइन इसमें लिखी हुई है, भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, कैग होगा, CAG। ध्यान दो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो ये तो रहेगा अनुच्छेद 148 जो अति महत्वपूर्ण है इसमें। उसके बाद में देखो आगे नंबर 2 पे अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां बताई गई है कि उसके काम क्या होंगे, किस तरीके से वो कार्य करेगा। लेखाएं, ऑडिट का काम, सर्वेक्षण का काम एक तरीके से, लेखांकन का जो काम करता है, अंकेक्षण का जो काम करता है। ध्यान दो साथियों, आगे आप नोट्स में देखोगे जो कि सी, यहां पे ध्यान देना, CGA, ये तो होता है जो आप देखोगे महालेखा नियंत्रक। ये तो कौन होता है? महालेखा नियंत्रक, जो असंवैधानिक है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख है। ये तो लेखांकन का काम करता है, ये अंकेक्षण का काम करता है, ये उसकी जांच पड़ताल करने का काम करता है, जबकि ये हिसाब किताब का काम करता है, जबकि ये केवल केंद्र का हिसाब किताब रखता है, लेखांकन। ठीक है ना? उसके बाद में CAG है ना, ये लेखांकन करेगा, लेकिन राज्यों का जो है ना उसका करेगा, जबकि अंकेक्षण करता है केंद्र और राज्य दोनों का। अंकेक्षण ऑडिट का काम, समझ गए क्या? ऑडिट करना, कई बार नाम सुना होगा ना आपने, कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, स्कूल, कहीं पे भी हमारे तो ऑडिट चल रही है, ऑडिट कर रही है, अंकेक्षण का काम कर रही है, जांच पड़ताल का काम कर रहे हैं, क्या वो है, वो सही है क्या, हिसाब किताब, उसे बोलते हैं अंकेक्षण, ऑडिट। ध्यान देना, जबकि ये लेखांकन का काम करता है। ध्यान देना इस बात पे। तो ये तो गैर संवैधानिक, संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि इसका संविधान में उल्लेख है। आगे आप नोट्सों के अंदर अच्छी प्रकार से देखोगे और समझोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मेरा दावा भी है। हाँ साथियों, आगे देखो, अनुच्छेद 3 नंबर पे अनुच्छेद 150, संघ के, पूरे भारत संघ के, यूनियन, संघ के और राज्यों, स्टेट के लेखाओं का प्रारूप कौन तैयार करेगा? यही तैयार करेगा, जैसा राष्ट्रपति कहेगा। राष्ट्रपति की सलाह या परामर्श, पहले परामर्श शब्द था, उसकी जगह सलाह शब्द कर दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 ने। ध्यान दो, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कौन तैयार करेगा? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा, जैसा राष्ट्रपति कहेगा, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसा वो निर्देश देगा वैसा ये काम करेगा। ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, इनके कोई भी भाग नहीं है, ये भी ध्यान देना। जबकि इसमें तो 6 जगह बातें लिखी हुई है, क्या होता अंदर का कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो गौर करना। जो नोट्सों के अंदर इन 6 बातों को आसानी से समझाया गया अलग अलग प्रकार से। हाँ साथियों, आगे देखो, अनुच्छेद 151 वेरी वेरी मोस्ट है। ध्यान दो साथियों, ये 2 ही तैयार करने इसमें, 148 और 151। ध्यान देना, जो कि संपरीक्षा प्रतिवेदन यही प्रस्तुत करेगा। 1 साल का आय व्यय का लोखा जोखा तैयार करके उसका अंकेक्षण करेगा, यही करेगा ऑडिट। और इसके अंदर 2 बातें दी गई है, कहने के लो इसके अंदर भी 2
पार्ट बांटे गए हैं। इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। इसमें 6 पार्ट बांटे हुए हैं, जिसके अंदर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था कह सकते हो। सारी बातें इसी में है, चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे हटाना हो, चाहे आप कहोगे शपथ हो, चाहे वेतन भत्ता हो, सारी बातें इसी में है। सिर्फ कार्य और शक्तियां अलग कह सकते हो। कार्य और शक्तियों संबंधी ये 3 अनुच्छेद बता सकते हो। हाँ साथियों, तो ध्यान देना, अनुच्छेद 151 जो कि सन परीक्षा प्रतिवेदन वार्षिक रिपोर्ट कह सकते हो, वार्षिक प्रतिवेदन कह सकते हो, वार्षिक आलेख कह सकते हो, जो कि एक में तो कहा है कि ये केंद्र संघ या केंद्र का तो तैयार करके किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकलता है और बहुत बार आता भी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखेगा, कहां पे देगा, किसको देगा, किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? संसद के, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति अपने पास थोड़ी रखेगा। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के कि भी ये ऑडिट तैयार करके दिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन और बनता है कि संसद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया, वार्षिक रिपोर्ट दी गई है, उसकी जांच किससे करवाती है? तो ध्यान से सुनना, संसद अपनी लोक लेखा समिति से उसकी जांच करवाती है। लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य, 15 आप कहोगे लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, जो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, और उसका अध्यक्ष है ना 1 वर्ष के लिए, जो हमेशा विपक्षी दल का बनता है, प्रतिपक्ष का, वो करेगा इसकी जांच। आई बात समझ में? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना स्वयं परीक्षा प्रतिवेदन किसको देगा? संघ और केंद्र का होगा वो तो देगा राष्ट्रपति को। किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। और राष्ट्रपति उसे किसको देगा? संसद को। संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पे रखेगा और संसद उसकी जांच अपनी लोक लेखा समिति से करवाएगी। आगे बात में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं, चाहे ये सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन आ जाता है और आपने देखा भी होगा, पीछे के पेपरों में आया हुआ भी है। हाँ साथियों, उसके बाद देखो 151(2) में जो कि राज्यों से संबंधित, राज्यों की लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है ना, वो देगा राज्य के राज्यपालों को, राज्यपाल को देगा। ध्यान देना, और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ध्यान दो, जो राज्यों की लेखाओं का तैयार करेगा वो किसको देगा? राज्यपाल को। और राज्यपाल उसे कहां प्रस्तुत करेगा? किसके समक्ष? विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो इन क्वेश्चनों पे ध्यान दे देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं। ध्यान दो साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वर्तमान में कौन है? ध्यान दे देना, गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू कह सकते हम शॉर्ट में, संक्षेप में। जबकि यहां पर ये कौन है जो है संवैधानिक है? तो ध्यान देना, सोमा राय वर्मन है, जो 2019 में ही बनी थी 24वें नंबर की। इसलिए इन दोनों में अंतर भी कर लेना, क्योंकि जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए इन दोनों में अंतर करना भी जरूरी है। अन्य जो कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह महत्वपूर्ण है, CAG
कैग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन से अध्याय में? 5वें में। कौन से भाग में? 5वें में। अनुच्छेद 148 से 151 तक, और 148 तो जरूर तैयार कर ही लेना, और 151 संप्रेक्षा प्रतिवेदन आलेख वार्षिक रिपोर्ट। तो संघ और केंद्र की तो किसको देगा? राष्ट्रपति को, और जबकि राज्यों से संबंधित लेखाओं की रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देगा। आ गई ना समझ में? आज वाली क्लास बहुत बढ़िया लग रही होगी, मजे आ रहे ना? अच्छे नॉलेज के साथ गजब की है ना? आज आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों। अति महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। अब है आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, इसके माध्यम से भी आप नोट कर सकते हो। देखो ये जो 4 पेज आपके सामने होंगे क्रम से, तो सबसे पहले तो नंबर 1 पेज पे देखो साथियों, जो कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हेडिंग दे रखी है, उसके बाद में उसका उल्लेख, और उसके बाद में अनुच्छेद 148 1, 148 2, 148 3, 148 4, 148 5। उसके बाद में देखो 2 नंबर पेज पे, जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 149, उसके बाद में अनुच्छेद 150, उसके बाद में अनुच्छेद 151, और अनुच्छेद 151 1, 151 2, दोनों का विस्तार से मैंने वर्णन किया है। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ो और नोट करो। उसके बाद में देखो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था। सबसे पहले नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अधिपत्र जारी करके, वारंट जारी करके। उसके बाद में योग्यता वैसे कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन व्यवहार में उसे ऑडिट कार्य अंकेक्षण आना चाहिए, उसे ही बनाया जाएगा। ध्यान दो साथियों, इन नोट्सों के ऊपर बहुत ही काम के हैं, तैयार कर लेना इनको। उसका में 3 नंबर पेज पे देखो, 3 नंबर पॉइंट, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, और अनुसूची 3 में है। 4 नंबर कार्यकाल, वैसे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन व्यवहार में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वही कार्यकाल होगा साथियों। उसके बाद में वेतन भत्ता, जो कि 5 नंबर पॉइंट 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन अनुसूची 2 के अनुसार, ध्यान दो साथियों, अनुसूची 2 के अनुसार होगा। उसके बाद में हटाना, न्यायाधीशों के समान ही संसद महाभियोग प्रक्रिया से हटाएगी। 7 नंबर त्याग पत्र, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, लेकिन संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 8 नंबर कार्य व शक्तियां बताई गई है, और उसके ही नीचे दिया गया है कि कैग 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। एक तो मितव्ययिता पर, 2 नंबर दक्षता पर, 3 नंबर है प्रभावशीलता पर। और उसके बाद में नोट लगा करके लिखा हुआ है, आप भी तैयार कर लेना नोट लगा करके। भारत के प्रथम सीएजी कैग नरहरि राव थे, 1948 से 1954 तक। 1948 ये नोट करो, कहीं आप सोचे 1950 51 52 में बना होगा पद, ना जी ना, संविधान बाद में लागू हुआ होगा, लेकिन ये पद पहले ही बना दिया गया 1948 से 1954 तक। वर्तमान में भारत के सीएजी कैग श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू 14वें नंबर के हैं, जो कि 8 अगस्त 2020 से अपना
पद ग्रहण किया था, जो वर्तमान में हम देख रही हैं कार्यरत है। ध्यान दो साथियों, सदा हंसते रहो। उसके आगे देखो 4 नंबर पेज, अच्छी तरीके से नोट कर लेना, समझो इसको, जिसके अंदर सबसे पहले डायग्राम दे रखा है सरकार गवर्नमेंट, दूसरा दे रखा है संसद पार्लियामेंट, तीसरा दे रखा है CGA महालेखा नियंत्रक, और चौथा दे रखा है CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब देखो इनके कार्य। सरकार है वह तो धन खर्च करने वाले होते हैं सरकार के सदस्य। सरकार क्या काम करती है? सरकार धन का खर्च करती है, जबकि संसद धन खर्च करने की अनुमति देती है। संसद के जो सदस्य होते हैं, जो संसद पार्लियामेंट है ना, वो धन खर्च करने की अनुमति, इजाजत देती है, परमिशन देती है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद में उस खर्चे का हिसाब किताब रखने वाला लेखांकन का काम है वो CGA करता है, जो कि असंवैधानिक पद है। ध्यान दो साथियों, जो कि हिसाब किताब रखने वाला कौन होगा? ध्यान देना, लेखांकन होगा। जबकि CAG कौन होगा? जो कि हिसाब किताब की जांच करने वाला होगा, अंकेक्षण का काम, जांच का काम करने वाला होगा। तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और नीचे अच्छी प्रकार से समझाया हुआ भी है CAG कौन होता है और CGA कौन होता है। CAG है वो संवैधानिक पद है, CGA संवैधानिक पद नहीं, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ठीक है ना। ध्यान देना, यहां C का अर्थ है ना वो कंट्रोलर होगा CAG में, जबकि CGA में है ना वहां कंट्रोलर होगा, जबकि दोनों का अर्थ ही नियंत्रक होता है। जो कि कंट्रोलर है ना वो धन खर्च करने के बाद उसकी जांच करता है, पोस्टमार्टम करता है उसका, जबकि कंट्रोलर जो होता है ना CGA वह धन खर्च करने से पूर्व अनुमति देता है, ऑडिटिंग का कार्य करता है, लेखांकन का। लेकिन याद रखना इसे राज्य से कोई मतलब नहीं है। जबकि CAG होता है ना वो, ध्यान रखना, संवैधानिक पद है, जो हमने देखा है इस क्लास के अंदर, जो कि ऑडिटिंग का कार्य करता है, लेखा परीक्षण, अंकेक्षण, और याद रखना राज्य का लेखांकन भी करता है, अकॉर्डिंग भी यही करता है। ध्यान दो साथियों, तो ध्यान देना, संसद जो अनुमति देगी, फिर उसके बाद में सरकार खर्च करेगी, CGA हिसाब किताब रखेगा, CAG इसकी जांच करेगा, फिर राष्ट्रपति को वह रिपोर्ट देगा, और राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट को किसे सौंप देगा? संसद को सौंप देगा, और उसके बाद में संसद PAC, ध्यान देना साथियों, पब्लिक अकाउंट, जो कि काउंसिल कह दो, कमीशन कह दो, एक प्रकार से लोक लेखा समिति को संसद अपनी जांच करवाएगी उस रिपोर्ट से, जो कि 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नीचे देखो CGA पद के बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्या था भविष्य में कोई क्वेश्चन बन जाए। तो ध्यान देना, 1976 में पद बना महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक, ध्यान देना, जो कि इस पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये वित्त मंत्रालय के वे विभाग के अधीन कार्य करता है, वे विभाग के, वित्त मंत्रालय के। ये केवल भारत सरकार के लेखांकन का काम करता है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान देना, प्रत्येक विभाग में CGA का एक प्रतिनिधि होता है, IFA, जो कि एकीकृत वित्तीय सलाहकार कहलाता है, एकीकृत वित्तीय सलाहकार कहलाता है। ध्यान देना, और वर्तमान में CGA महालेखा नियंत्रक कौन है? सोमा राय वर्मन, 1 दिसंबर 2019 को पद ग्रहण किया था, 24वें नंबर की है ये साथियों। और ध्यान दो, सदा खुश रहो, हंसते रहो, इन नोट्सों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो। जो मैं बार बार कहता हूं कि अपनी मेहनत में कमी मत रखो, मेहनत ज्यादा, सफल
इरादा पक्का वादा। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। साथियों ध्यान देना, कभी असफल भी हो जाओ, अगर हार भी जाओ तो हार मत मानना। जीवन में फिर से प्रयास करने से कभी मत हारना। फिर से प्रयास करने से कभी मत हारना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। साथियों तो ये नोट्स अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सफल कैसे होगे। साथियों क्यों ना जिंदगी को एक बार खुलकर जी लिया जाए, सोना तो मौत के बाद भी है। क्यों ना अपनी मंजिल को पाकर खुद की पहचान बना ली जाए। तो इन नोट्सों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। साथियों तो ये देखिए आपने अति महत्वपूर्ण नोट्स थे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित। तो हमारा भाग जो हम कई दिनों से देख रहे थे, 5 का भाग जो आज हम कंप्लीट कर रही हैं यहीं पे। साथियों अब हमारा टेस्ट होगा भाग 5 का, अति महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी टेस्ट जो हमारी सीरीज चल रही है ना, उसमें इस बार यही तो टॉपिक है भाग 5, जिसके अध्याय कितने 5 है, बड़ा लेकिन है अति महत्वपूर्ण, जो मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं। आगे बात में तो कैसी लगी आज वाली क्लास आपको? थी ना मजेदार, रोचक? अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है ना साथियों? तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ प्रश्नोत्तरी तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण, गजब और रोचक होगी साथियों। और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं आपको, मैं प्रश्नोत्तरी का समय जो लाइव प्रीमियम होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जो कि अब आगामी जो भी प्रश्नोत्तरी होगी टेस्ट सीरीज, चाहे वो भारतीय राज्य व्यवस्था की हो, चाहे आप कहोगे राजस्थान इतिहास की हो, और नव वर्ष से जनवरी 2021 से राजस्थान भूगोल की हो, सुबह 8 बजे तैयार हो जाना साथियों। 10 बजे की जगह कितने 8 बजे होगी, सुबह 8 बजे अपनी रिजाई के अंदर ही बैठ करके, और आप प्रश्नोत्तरियों के जो प्रश्न है ना उनके आंसर बता सकते हो। बहुत ही मजे आएंगे, रोचक, गजब और इंटरेस्टिंग होगी, अति महत्वपूर्ण। तो ये बात भी नोट कर लेना, अब 10 बजे नहीं 8 बजे ही हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगी लाइव प्रीमियम, और अपना मूल्यांकन करना कि कितनी तैयारी हो रही है हमारी जीके के अंदर, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था भी तैयार कर रहे हो, राजस्थान का इतिहास भी तैयार कर रहे हो, और उसी के साथ आप नए साल से राजस्थान का भूगोल भी तैयार कर लोगे। चाहे आप कोई भी कंपटीशन देना जहां राजस्थान जीके होगा तो ये तीनों जरूर मिलेंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की, हालांकि पटवार की एग्जाम के तो कुछ ही समय या कुछ ही दिन बाकी रही हैं तो अलग बात है। इसके अलावा आप कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप RS IS की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक तो आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए इन्हें तैयार कर लो। जो अभी से अपना लक्ष्य उद्देश्य मकसद लेकर के चल रही हैं मेरे कॉलेज के प्यारे विद्यार्थी, तो उन्हें तो अच्छी तरीके से ये तैयार ही करना चाहिए, जो आगामी भविष्य में उनके बहुत काम आएगा। जो ये बात तो मैं बार बार कह भी रहा हूं ना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए इसकी तरह हंसते रहना, सदा खुश रहना, मस्त रहना। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे साथियों।